हमारे बहुत ही खुसूसी मेहमान आदरणीय खासदार राजकुमार सैनी से गुजारिश करते हैं कि वो आए और अपने ख्यालातों से हमें नवाजे। उनका इस शेर के साथ हम इस्तकबाल करते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगन कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आदरणीय राजकुमार सैनी साहब। आज ओबीसी महासंघ का तीसरा अधिवेशन, मुझे अपार प्रसन्नता है कि हमारे जो लोग हैं प्रयासरत हैं। हमारे यहाँ पर बब्बन राव तायवाड़े ने जिस प्रकार का अनूठा प्रयास किया, मैं बधाई देता हूं। और बधाई देता हूं मैं जो हमारे आयोग के चेयरमैन रहे ईश्वरैया जी को, और बधाई देता हूं आप के बीच में बहुत सारे महानुभाव बैठे हैं। मैं नाम लेने लगा तो कोई छूट गया बीच में, अच्छा नहीं लगेगा। मंचासीन सभी नेताओं को प्रणाम करता हूं जो ओबीसी की जिज्ञासा, जो ओबीसी के लिए मन में कुछ दर्द रखते हैं और ओबीसी के लिए कुछ कर गुजरने की ठाने बैठे हैं। मैं सभी मंचासीन नेताओं को बधाई देता हूं और बधाई देता हूं आपको जो आज दूर दराज से उठ करके अपना कार्य अपना छोड़ करके आज यहाँ पर इस ओबीसी महासंघ के अधिवेशन में आप पधारे। मैं किन शब्दों से आपका शुक्रिया अदा करूं कि हमें किसी से कोई गिला नहीं है, गिला हमें अपनों से है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हमारे लोगों को इस्तेमाल करने में जो 70 साल से अनेकों चालें चलने के उपरांत आज आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी हमारा जो हाल अंग्रेजी सल्तनत के समय था उससे भी बदतर हालत आज हम जीने को मजबूर हैं। मुझे लगा कि हमारे बहुत सारे नेता इस ओबीसी के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन जो प्रयास हमारे नेता लोग कर रहे हैं वो प्रयास नाकाफी हैं। अभी अभी एक डीडी चैनल न्यूज की बाइट में सुन रहा था, हमारे नेताओं ने भी उसके ऊपर अपने विचार प्रकट किए, मैंने भी उसके ऊपर 2 शब्द रखे कि हम उन सब नेताओं को सपोर्ट करें, चाहे वो किसी भी पार्टी से टिकट लेकर के आया, अपने लोगों को सपोर्ट करना सीखें। लेकिन मैं इससे भी अलग हट करके आपके बीच में एक प्रस्तावना करना चाहता हूं। अगर आप सभी यहां से एक रेजोल्यूशन पास करें कि जब तक हम अपने आप में आगे होना नहीं सीखेंगे, आपको कोई भी आगे होने नहीं देगा, और जब तक आप आगे नहीं होंगे तब तक मांगने वाले हमेशा मांगते रहेंगे, देने वाला अपनी इच्छा अनुसार देता है, वो किसी की नीड के मुताबिक कभी कुछ नहीं देता। दशकों, सदियों, हजारों साल से
हम लोगों ने सेवा भाव अपना रखा है। किसी ने माली का काम किया, किसी ने बुनकर का काम किया, किसी ने दूध पैदा करने के लिए ग्वाले का काम किया, किसी ने बर्तन बनाने का काम किया, किसी ने कपड़ा बुनने का काम किया, किसी ने हजामत करने का काम किया, किसी ने जूता बनाने का काम किया। हम सब लोग कहीं ना कहीं काम के साथ जोड़ करके हमारी जो जातियां हैं, उन सब जातियों को सिर्फ सेवा के लिए समझ लिया गया है। मानो सेवा परम धर्म है हमारा, हम सेवा करते रहें और अपने हकों के लिए दूसरे के आगे हाथ फैला करके, झोली फैला करके भीख मांगते रहें। इस हिंदुस्तान की आज़ादी में इन 70 वर्षों से परे अगर हम झांक करके देखते हैं, 750 साल हमारे देश में बाहर से आए लोगों ने राज किया और 350 साल अंग्रेजों ने राज किया। इस बड़े 1100 साल की गुलामी के बाद हम लोगों ने, कुछ परिवार अग्रणी होकर के आगे बढ़े, हमने उनकी चाकरी की, उनकी सेवा की, अपना सब कुछ उनको समझा। आज वही आज़ाद भारत में असंख्यों कुर्बानियां हमारे लोगों ने दी, लेकिन कुर्बानियां देने के बाद अगर राजगुरु सुखदेव बैकवर्ड क्लासेस के साथ जुड़ करके गर्दन कटा सकते हैं, ऊधम सिंह कंबोज जनरल डायर को मारने के लिए 7 समंदर पार जाकर के 2 साल तक बावर्ची का काम जनरल डायर के घर में कर सकता है और उसको मारकर असेंबली हॉल में अपने प्राणों की आहुति देता है। हमारे बहुत सारे वीरों ने अपनी गर्दनें कटाई, लेकिन न जाने हमारी शौर्य गाथा के ऊपर किसे इतबार नहीं, किसे हमारे भुजाओं के बल पे इतबार नहीं। बहुत सारा देखने के बाद आपकी किसी भी बैकवर्ड समाज की ना ही तो कोई मिलिट्री में रेजिमेंट बनी, ना ही कोई जुडिशरी में आपको हिस्सा मिला, और ना ही कोई एमपी और एमएलए के अंदर हिस्सा मिला, ना ही कोई चेयरमैन या एम्बेसडर और या बड़े बड़े दूसरे अकादमियों के चेयरमैन होते हैं, उनमें कोई हिस्सा मिला। हमें मिला तो क्या, भाग दौड़ करके कोई एक आध किसी प्रदेश के अंदर एमपी, कोई एमएलए, और वो भी कहाँ से टिकट लेकर के आया। जिस आका से टिकट लेके आया वो उसकी टिकट की मांगी हुई खैरात की वजह से एक बंधुआ मजदूर बन करके रह गया। वो अपनी अभिलाषाओं को व्यक्त करना तो दूर, अपने लोगों को सपोर्ट करना तो दूर, वो अपने सम्मान को भी नहीं बचा सका, हमेशा तिरस्कार का पात्र बना रहा। और ऐसी व्यवस्था बनी कि आज हमें देखने को मिला कि हमारे देश के अंदर बैकवर्ड समाज जो 52% है, जिसे मंडल आयोग काका कालेलकर रिपोर्ट के मुताबिक 52% हिस्से देने की बात लिखी गई थी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको 27% में सीमित कर दिया। बहुत सारे लोगों ने मंडल आयोग की रिपोर्ट आते आते कितने आयोग बने, लेकिन किसी भी सरकार को ये नहीं सूझी कि आज़ाद भारत के अंदर इस तबके को भी कुछ अपने साथ जोड़ा जाए। सभी के सबों ने हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। आज हमारा मानना ये है कि जिस प्रकार से बैकवर्ड समाज अग्रणी पंक्ति के लोगों से टिकटों की भीख मांगता है, और ये इतनी मांगे हमने लिखी हैं, चाहे इन सारी मांगों को हम पढ़ करके 1000 बार मांगें, जब तक आप मांगते रहेंगे
बहुत मुश्किल है कोई आपको देगा, क्योंकि अभी बैकवर्ड आयोग की स्थापना हुई, बैकवर्ड आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला, लेकिन वो संवैधानिक दर्जा पहले तो वहां देखना आपका कोई आदमी सौखे सौखे इजीली तो कोई आपके आदमी को उसका चेयरमैन नहीं बनाएगा। अगर बना भी दिया तो वो किसकी इशारे के ऊपर काम करेगा, ये भी कहना अभी वक्त के अंधेरे में है। मेरा आपसे सिर्फ एक बात कह करके मैं अपना स्थान लेना चाहूंगा मित्रों, कि जब तक ये आयोग हमारे राजनीतिक हकों को सुनिश्चित 27% हकों को सुनिश्चित नहीं करता, हमारे जुडिशरी के अंदर हमारे हितों को सुनिश्चित नहीं करता, हमारे साथ हो रहे भेदभाव को एक न्यायिक प्रक्रिया के अंदर दंड के प्रावधान नहीं देता, जब तक हमारे लोगों को एजुकेशनली और सोशली जो हमारा हक है उसको प्रदान नहीं करता, तब तक मैं नहीं कह सकता कि इस आयोग से हमें कुछ लाभ हो सकेगा। लेकिन सरकार ने प्रयास किया है, मैं उसको बधाई देता हूं। अगर मन में खोट ना हो तो हम दावे से कह सकते हैं कि हमें हक मिलने में सभी सरकारें जिस प्रकार की कुचेष्टा करती रही, आज अगर ये सरकार वो रास्ता छोड़ करके हमारे लोगों को आयोग में बिठा करके और फिर इसे राजनीतिक तौर पर और हमारी जुडिशरी के अंदर, मिलिट्री के अंदर और हमारे दूसरे पदों के ऊपर हमारे लोगों को विराजमान करेंगे, तभी हम ये समझ सकते हैं कि वाकई इस सरकार में या पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से सर्वसम्मति से ये बिल पास किया, हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि आज तक हम केंद्रीय सेवाओं के अंदर सिर्फ 12% के अंदर पहुंचे हैं, वो भी 12% कर्मचारियों में, क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों में 12% और ब्यूरोक्रेसी के अंदर अभी सिर्फ 6%। और मैं हरियाणा से आया हूं, हरियाणा में तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है मित्रों। पूरा प्रदेश जल रहा था, पूरा देश देख रहा था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड क्लासेस के अंदर हो रही दखलंदाजी के ऊपर अपना फैसला भी सुना दिया था कि इसमें और दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इसके उपरांत भी इतनी बड़ी पार्टी जिसके पास अलायंस पार्टनर समेत 350 के करीब एमपी थे और सरेंडर कर गई, और सरेंडर करने के बाद अनर्गल तरीके से उनको आरक्षण देने के वायदे करने लगी, और वायदे करते करते ये भी भूल गई कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दे रखा है। 5-4 मास लोगों ने वेट किया और उसके बाद पूरे हरियाणा में आग लगाई, और डरती हुई सरकार ने मित्रों उनको आरक्षण दिया, जिसे जाकर के हमने फिर हाई कोर्ट में रखवाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गया जन्नूम में, और जाकर के उसे हाई कोर्ट में रखवाना पड़ा, और हाई कोर्ट से सरकार को डायरेक्शन दिलवाई गई कि सरकार कम से कम ये बताए किस जाति की कितनी जनसंख्या है और उसके पास सरकारी पद कितने हैं। मित्रों, देखने से अचंभा हुआ कि 10% लोगों के पास 50% नौकरी और 90% लोगों के पास 50% नौकरी, और उसमें 90% में ओबीसी 52%, उसके पास सिर्फ 11% नौकरी। अगर हमारा ये हाल हुआ, आखिर कहीं ना कहीं हम दोषी हैं। जब हमारे पास 52% वोट है तो क्यों नहीं आप राजनीतिक तौर पे अपने आप को सक्रिय करते? कौन आपको आगे करेगा? अगर आप आगे नहीं होना चाहते तो साथियों आपको कौन आगे ले जाएगा? जब तक आप अपने राजनीतिक दल बना करके हर प्रदेश में बनाए, राष्ट्रीय लेवल पे बनाए। वैसे मैंने
राष्ट्रीय लेवल पे लोकतंत्र सुरक्षा मंच एक बनाया था। लोकतंत्र सुरक्षा मंच को 2 सितंबर में हम पानीपत के अंदर चौथी लड़ाई के रूप में आप सभी को जहां पर इनवाइट करते हैं, लोकतंत्र सुरक्षा मंच को हम लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के रूप में स्थापित करके आप सभी को इनवाइट करते हैं। आप सब के सब हरियाणा में पानीपत के ग्राउंड में आए, जहां पर पहले भी देश की आजादी के लिए 3 लड़ाइयां लड़ी गई, अब आर्थिक आजादी की चौथी लड़ाई लड़ी जाएगी। मेरी आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, अपील है कि आप सब अगर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, मैंने एक पहला प्रयास किया है साथियों। आज तक हमारे बहुत सारे ओबीसी के नेताओं ने पार्टियां तो बनाई, लेकिन पार्टियां बनाने के बाद ओबीसी को भूल गए। मैंने साथियों ओबीसी के साथ हुए भेदभाव में 3 सरकारें छोड़ी। बंसीलाल के पास इस्तीफा दिया मंत्री होते हुए, ओम प्रकाश चौटाला के पास इस्तीफा दिया ओबीसी के साथ भेदभाव होते हुए, और अब भी जिंदल जैसे व्यक्ति के खिलाफ कुरुक्षेत्र से एमपी बनने के बाद 8 महीने के बाद जब पूरी सरकार देश में हो रहे तांडव को नजरअंदाज करके उनको आरक्षण के वायदे कर रही थी, 90% वोट ओबीसी ने मोदी जी को ओबीसी होने के नाते दिया। लेकिन हमारे हितों की सुरक्षा करने की बजाय हमारे खिलाफ खड़े हो गए, उनको आरक्षण देने लगे और हमारा विरोध करने लगे। तभी मैंने कहा था अब और बस बर्दाश्त नहीं, हम इस दादागिरी का विरोध करते हैं, पार्टी रखे या निकाले, लेकिन अब हम अलग से इस बात की विचारधारा को मोड़ करके हम इसका खंडन करते हैं कि किसी प्रकार से भी ओबीसी के अंदर और दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथियों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपसे अपील करता हूं, जब तक हम पिछलग्गू बनेंगे, हमारे एमपी और एमएलए बनते हैं, वो एमपी एमएलए जहाँ से टिकट लाते हैं उनको एक ही ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपने ओबीसी के विषय में कोई चर्चा की तो आप अछूत लगने लगेंगे और राजनीति से आउट हो जाएंगे। ये बीमारी जब तक हमारे नेताओं में रहेगी, ये बीमारी जब तक हमारे नेताओं में रहेगी साथियों, तब तक यही सिलसिला चलेगा। हमें तो अपनों ने डुबोया, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती तो डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। हमारे लोगों ने सिर्फ अपना पेट पाला, अपनी राजनीति देखी। साथियों, मैं 3 बार इलेक्शन लड़ा, तीनों बार सत्ता में रहा और तीनों बार सत्ता के खिलाफ हुए भेदभाव में ओबीसी के लिए, इस कमजोर तबके के लिए मैंने सर्वस्व निछावर किया। आज भी मित्रों कोई सड़क छाप व्यक्ति नहीं हूं। मैं डर करके आपसे कहना चाहूंगा, भगवान से डर लगता है कि किसी को कोई भी सजा दे सकता है ऊपर वाला, लेकिन सबसे ज्यादा डर ओबीसी को लगता है। इसी को ज्यादा भगवान में आस्था ज्यादा रहती है। ये और कुछ कर्म नहीं जानते। ऑडियंस की इजाजत हो तो मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने कहना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो। जी न्यूज वाले सुभाष चंद्रा, जब मैं कुरुक्षेत्र में इलेक्शन लड़ रहा था तब मेरे पास आके बोलने लगे कि सैनी जी आपका यहाँ पर बेस क्या है, आप तो जिला अंबाला से आए हो, आप यहाँ क्यों घुस गए, आप कैसे जीतोगे। मैंने कहा साहब बेस 3 दिन में नहीं बनता, मैं 3 साल से लगा। रायशुमारी में मेरी टिकट के लिए सभी ने सिफारिश की और फिर भी मेरा सिमधी यहाँ पर टिकट लेगा ही नैलो का आ गया। मैं लड़ना नहीं चाहता था, फिर भी पार्टी ने मुझे टिकट दिया। लेकिन किसी भी कामयाबी के पीछे हर इंसान के पास 4 चीज होती है। अगर कोई इंसान कामयाब होता है तो उन 4 चीजों में किसी के पास 1, किसी पर 2, किसी पर 3 और किसी के पास 4 चीज होती हैं। किसी के पास जिस्म होता है, 500 रुपए की दिहाड़ी बच्चे पाल लेता है।
किसी के पास दिमाग होता है, वो 500 की जगह 5 लाख रुपए, कोई सीए बन गया, वकील बन गया, किसी को छुड़वा दिया, किसी का केस लड़ दिया तो 5 लाख ले लेगा एक पेशी में। किसी के पास हुनर होता है, वो एक नुक्ते के 50 लाख ले लेता है। और किसी के पास जुबान होती है, इसी जुबान से लाखों लोग मोक्ष का रास्ता दिखा करके बाबे बन गए या झूठ बोल करके पॉलिटिशियन बन गए। साथियों, मैंने जिंदगी में हट्टा कट्टा शरीर है, लड़ाई लड़ता हूं बेईमानी के खिलाफ, दादागिरी के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ। 16 घंटे काम करता हूं। थोड़ा सा ब्रेन है, गांव की पंचायत से पंच बना, सरपंच बना, ब्लॉक समिति में लड़ा, ब्लॉक समिति में रहा, जिला परिषद में भी रहा और बहुत सारी ट्रेड यूनियनों का चेयरमैन भी रहा, एमएलए भी रहा और मंत्री भी रहा। आज मैं एमपी हूं। मैं साथियों, कोई चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा बचा नहीं है जो मैंने नहीं लड़ा हो। मैं अपने अनुभव के तौर पर यह कह सकता हूं, चंद्रा साहब, आपने मुझसे सवाल पूछा कि भगवान ने मुझे चारों चीज दे रखी है। मैंने कभी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं देखा, मशीन मेरे सामने खोल के बंद कर दो मैं बना के दे दूंगा। और मैं एक बहुत बड़ी, जो आपके घर पे एलपीजी सिलेंडर लगा हुआ है, अगर उसमें कहीं साबु लिखा हुआ है तो वो 1/3 राजकुमार सैनी के बनाए हुए हैं। ये भी कह सकता हूँ, हजारों टन सरिया हम डेली बनाते हैं, उससे मैं पैसे ले करके आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कभी चंदा काटने के लिए जनता में नहीं जाता। चौथी बात मैं कह सकता हूँ साथियों, मैं ना अपनी जुबान के लिए, मैंने अपने घर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी झूठ नहीं बोला। जब भी बोला अपने लोगों के लिए लड़ा। बस इतना फर्क रह गया कि ना तो मैं जुबान के बलबूते, ना तो मैं बाबा बन सका, ना पॉलिटिशियन। आई एम ए सोशल रिफॉर्मर। मैं अपने देश का एक सिपाही हूं। मैं अपने देश की बात जानता हूं। इसके अलावा मैं किसी अपने पिता को भी नज़रअंदाज कर दूंगा अगर मुझे अपने देश की कहीं कमजोरी में उसकी बात गलत लग रही हो। आज साथियों, सभी पार्टियां 70 साल की आज़ादी में भाषण दे रही हैं। भाषण देते देते गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ के नारे आज तक चले हुए हैं। पहली 5वीं पीढ़ी तक यही भाषण चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पेश हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर, 100 बार राहुल जी ने भी ओबीसी ओबीसी दलित दलित कहा। मैंने कहा कि सभी पार्टियों ने हमारे साथ एक सा व्यवहार किया भैया, कि मैंने मीडिया के जरिए, जब वहाँ टाइम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नहीं मिला तो मैंने सोशल मीडिया से बात कही कि आप अपनी सारी पार्टियां ओबीसी के लिए एक श्वेत पत्र जारी करें। किस किसने ओबीसी को क्या दिया, श्वेत पत्र जारी करें, भाषण मत दें। बहुत भाषण सुन लिए हम लोगों ने। अब भाषण सुनते सुनते 70 साल निकल गए। सभी पार्टियों ने हमें लूटा। हमारी विनती है कि राजनीतिक दल हमने ओबीसी के माध्यम से नहीं, अपने देश के माध्यम से बनाया। लोकतंत्र सुरक्षा मंच, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। साथियों, कहते थे कि अब पेटी से पैदा होगा, पेट से पैदा राजा नहीं होगा। कौन कह रहा है? आप श्रृंखला देख लें। अपने अपने स्टेटों में 200-250 परिवार इस सिस्टम को हाईजैक कर चुके हैं। आप कह रहे हैं पेटी से पैदा होगा। अरे वो तो पेटी से पैदा हो रहे हैं। राजतंत्र बसक खत्म हो गया, परिवार तंत्र इसी राजतंत्र के ऊपर हावी है। अगर हम चाहते हैं ओबीसी वाले आप आगे बढ़े और अपने हिसाब का दिया, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना सीखें। जब तक आप अपने हिस्से का दिया नहीं जलाओगे, कोई भी आपको आगे होने नहीं देगा। पीछे धकेलने वाले तो हजारों आपको मिलेंगे, आगे तो आपको खुद निकलना पड़ेगा। और ओवरटेक के समय एक्सीडेंट के खतरे भले बने रहें, लेकिन जीतता वो है जो ओवरटेक लेता है। आप ओवरटेक लेना सीखें साथियों। मेरी इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विनती है। हमारे बहुत परम मित्र ईश्वरैया जी को मैं प्रणाम इसलिए करता हूं क्योंकि इन्होंने इस आयोग के फॉर्मेशन में अपना बहुत कुछ सहयोग किया। और सहयोग किया हरियाणा के अंदर जब ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर बात चल रही थी, ओबीसी के रिजर्वेशन पर जब बात चल रही थी,
तो हरियाणा के अंदर इन्होंने जाट आरक्षण को रद्द कराने में हमें बहुत सहयोग किया। धन्यवाद देते हैं हम सारी ऑडियंस को और धन्यवाद देते हैं मंचासीन सभी नेताओं को। अगर मैंने कोई गलत बात कही है उसके लिए मैं क्षमा याची हूँ। सभी का धन्यवाद। नमस्कार।